एनसीईआरटी क्लास 11th का ये 4th चैप्टर है और लेक्चर काफ़ी सारे हो चुके हैं। शायद 8, 9 या 10 लेक्चर, 10 से भी ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं इसके। और पिछले लेक्चर्स में इनवर्टिब्रेट पूरा कर लिया था, अकशेरुकी को पूरा पढ़ लिया था। जितने भी संघ हैं अकशेरुकियों में उन सभी को पढ़ लिया। मैं फिर से नाम बता देता हूँ। सबसे पहले पॉरीफेरा, इसी क्रम में इसी सीरीज़ में आपको याद रखना है। पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और सबसे लास्ट में जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इकानोडर्मेटा। तो इस तरह से इन सबको पढ़ा और इसके बाद में अब शुरू होता है कॉर्डेटा। लेकिन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा यानी पृष्ठवंशी तथा अपृष्ठवंशी, अभी तक जो पढ़े वो सभी अपृष्ठवंशी थे। अब जो पढ़ेंगे वो पृष्ठवंशी होंगे। पृष्ठवंशियों को कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इनसे पहले एक और ग्रुप आता है, पृष्ठवंशियों को इंग्लिश में कॉर्डेटा बोलते हैं, अपृष्ठवंशियों को नॉन कॉर्डेटा। और इनके बीच में एक और आ रहा है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो आज का टॉपिक है हेमिकॉर्डेटा। संघ हेमिकॉर्डेटा को एक उपसंघ की तरह रखा गया था कॉर्डेटा के अंदर पहले। तो शुरू में इसे कॉर्डेटा में रखा गया, लेकिन बाद में कॉर्डेटा से इसे निकाल लिया गया। मैं लिख देता हूँ। हेमिकॉर्डेटा को उपसंघ के समान, उपसंघ के रूप में पहले कॉर्डेटा में रखा गया था। और उसका भी रीज़न था, उसका कारण था क्यों इसको कॉर्डेटा में रखा था। उसका रीज़न ये था, इनके अंदर कॉर्ड नहीं मिलती, नोटोकॉर्ड नहीं मिल रही है, लेकिन उसके समान स्टोमोकॉर्ड मिलती है। इनमें नोटोकॉर्ड के समान स्टोमोकॉर्ड उपस्थित होती है। तो सिंपल सी कंडीशन है, इनके शरीर में स्टोमोकॉर्ड होती है जो नोटोकॉर्ड के समान होती है। लेकिन ये दो चीज़ें मैं लिखूंगा इसके बारे में। एक तो ये अपहासित होती है, रूडिमेंट्री, एक तो ये अपहासित होती है, और दूसरा ये इनके कॉलर भाग में होती है। सिंपल सी कंडीशन है, इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहले तो मैं लिख देता हूँ ये जलीय है। अब जलीय लिखा है तो साथ में मैं ये भी बता देता हूँ जलीय, क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लवणीय और एक अलवणीय। ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, जलीय हैं। इनके शरीर में 3 भागों में बटा होता है इनका शरीर। तो शरीर 3 भागों में विभाजित। ये 3 भाग जो हैं शुंड या प्रोबोसिस, कॉलर भाग तथा ट्रंक भाग। तो शुरू का आगे का कुछ नुकीला हिस्सा शुंड कहलाता है, उसके पीछे का चौड़ा भाग कॉलर, और उसके पीछे का पूरा लंबा भाग जो कुछ क्रमी रूपी, पूरा भाग का पूरा शरीर क्रमी रूपी होता है। अपन लिख सकते हैं शरीर क्रमी रूपी। तो पूरा शरीर क्रमी रूपी होता है।
और ट्रंक भाग काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड होता है, काफ़ी लंबा होता है। और ये समुद्री जलीय है और वहाँ पर जल में ये बिल बनाकर रहता है, बिलों के अंदर रहने वाला जीव है ये। यहाँ पर और अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स की, इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। पहले बात कर चुके हैं खुला और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें रक्त जब पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है तो उस समय चाहे वो रक्त वाहिनियों के अंदर है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब वो शरीर की गुहा के संपर्क में आ जाता है, रक्त ओपन कैविटी में मिलता है, खुलता है रक्त, तो उसको कहते हैं खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। जैसे हमारे शरीर में अगर बात करें तो पूरा रक्त सारी रक्त वाहिनियों के अंदर है, जितनी भी रक्त वाहिनियाँ उनके अंदर रक्त है। ऐसी कंडीशन नहीं आती कि रक्त हमारा शरीर गुहा के संपर्क में आए, खुले स्थान पर आए। वो खुले स्थान जहाँ पर हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, हमारा आहार नाल ये सब उपस्थित है, हमारी किडनियाँ हैं, तो वहाँ पर हमारा रक्त नहीं फैलता। ऐसा नहीं अगर पेट को यहाँ से कट लगाया तो अंदर जो है ब्लड भरा हुआ है बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो ब्लड निकले वो ब्लड वेसल्स में था, वो कुछ ब्लड बाहर आता जो स्किन की ब्लड वेसल्स के अंदर था, मसल्स में था, बाकी उसमें ब्लड नहीं होता अंदर कैविटी के अंदर। तो सिंपल सी कंडीशन है, रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों में होता है। अगर रक्त वाहिनियों में है और साथ में ब्लड एक शरीर गुहा के संपर्क में आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन की अगर बात करें इनमें, तो इनमें अब सिंपल सी चीज़ है, जब ये जलीय है, पानी के अंदर है, तो गिल्स होंगे, तो गिल्स हैं जिनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। उसके अलावा अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करें, उत्सर्जन इनमें ट्रंक भाग द्वारा या सिंपल सा इसमें कहें जो शुंड है, शुंड के द्वारा होता है, प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस भाग जो है उसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। ये एक लिंगी है, सभी जीव एक लिंगी हैं, अर्थात नर व मादा अलग अलग होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाएगा। साथ ही इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन इनका होता है। अगर लार्वा नहीं होता तो अपन कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन है इनके अंदर। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इनमें वही 3 कैरेक्टर जो अभी तक पढ़ते हैं, जैसे त्रिकोरक है, त्रिकोरक के साथ आगे प्रगुह्य, तथा लास्ट अगर बात करें तो द्विपार्श्व सममित। यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़े जो पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ते आए हैं। जैसे त्रिकोरक यानी 3 जर्मिनल लेयर भ्रूणीय स्तर में मिलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अगर गुहा की बात करें तो एक ऐसा रिक्त स्थान, ऐसी गुहा जो एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य स्थित हो तथा मेसोडर्म से घिरी हुई हो, उसे गुहा कहते हैं। और ऐसे जीवों को गुह्य या प्रगुह्य कहते हैं। तो ये प्रगुह्य है, इसके अंदर सिलोम मिल जाती है, गुहा मिल जाती है। और वैसे भी अपन ने पढ़ा था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज अगुह्य है, एस्केहेल्मिन्थीज कूटगुह्य, उसके बाद वाले सारे प्रगुह्य हैं। द्विपार्श्व सममित डिस्कस किया था, पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ। ऐसे जीव जिन्हें आप 2 बराबर भागों में एक हाइपोथेटिकल लाइन द्वारा, एक काल्पनिक रेखा द्वारा शरीर जो शरीर के मध्य भाग से निकल रही है, मुख्य अक्ष से निकल रही है, 2 बराबर भागों में बांट सके, उसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो ये द्विपार्श्व सममित प्राणी है। इस प्रकार यहाँ पर हमने सारे कैरेक्टर डिस्कस किए जो NCERT में दे रखे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में पॉडेटा को स्टार्ट करेंगे।